Hello guys, welcome back to our channel again. Most welcome to the beautiful platform of Medcola team. In this big video, we are going to start the physical pharmaceutics first important questions. ठीक है, that comes under the 2 marks, 7 marks and 10 marks क्वेश्चन. ठीक है, तो मैं स्पेशली 3 लेक्चर्स लूंगा. 3 लेक्चर्स में मैं सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं चैप्टर्स वाइज यूनिट वाइज उसको मैं कवर करूंगा. ठीक है, ज़्यादा लंबा सेशन तो नहीं होगा, लेकिन जितना होगा अगर आप उतना पढ़ लेते हो, केवल 3 लेक्चर्स में इसको समाप्त करूंगा मैं. ठीक है, अगर उतना आप पढ़ लेते हो तो क्या होगा कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में बैक तो कभी नहीं आएगा. ठीक है, the video now. The first one we are going to study is solubility expression. अब solubility expression क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है. ठीक है, सो ये क्या कहता है, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्स टू डिजॉल्व वन पार्ट ऑफ, मतलब एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी. अगर कोई एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट है, इसको डिजॉल्व करने के लिए कितना सॉल्वेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वो क्या बताता है, सोल्युबिलिटी एक्सप्रेशन उसको क्या करेगा, बताता है. ठीक है, अब टर्म्स हैं और उसके लेवल्स हैं कि कितने पार्ट्स सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड होगी सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, अगर जो सॉल्यूट है वेरी सोलुबल है, ठीक है, तो जो कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा, सॉल्वेंट लेस देन 1 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व द 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. और अगर सॉल्यूट फ्रीली सोलुबल है तो 1 to 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. वहीं अगर सॉल्युबल है, अगर सॉल्यूट जो है सॉल्युबल है तो 10 to 30 पार्ट्स ऑफ द सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. स्पेरिंगली सॉल्युबल है, क्या है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो 30 to 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल है, क्या है, अगर स्लाइटली सॉल्युबल है तो उसमें 100 से लेके 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, अगर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है तो इसमें, अगर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है तो इसमें 1000 से लेके 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होगा एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल क्या होगा, मोर देन 10,000 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट. ये आपको समझ में आया कि कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे एक पार्ट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करने के लिए. किसमें पढ़ते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन में हम लोग इसको पढ़ते हैं. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. ठीक है, इसमें बोल रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स फेजेस एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. मतलब किसी दो इमिसिबल फेजेस ऑफ लिक्विड के बीच में किसी सॉल्यूट को डिजॉल्व करना, डिस्ट्रीब्यूट करना उससे एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर पे, क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो. ये सभी इसके नेम्स हैं. पार्टीशन कोफिशिएंट नेम है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट नेम है इसका, और डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अगर तीनों में से कोई भी आता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ नाम से आता है तो अब यही उसका डिफिनीशन लिखोगे. ठीक है, तो क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब दो भी कांस्टेंट टेंपरेचर पे दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में जो सॉलिड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. मतलब घुलनशील, मतलब जो घुलनशील ना हो उनके बीच में हम सॉलिड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं. मतलब किसी भी कांस्टेंट टेंपरेचर पे किसी भी सॉलिड को किसी दो इमिसिबल लिक्विड मतलब अघुलनशील लिक्विड के बीच में सॉलिड को बांटते हैं किसी कांस्टेंट टेंपरेचर पे, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, या फिर कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट बोलते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो बोलते हैं. ठीक है, इफ C1 and C2, if C1 and C2 are the equilibrium concentration of substance in solvent 1 and 2, अगर C1 and C2 जो है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है सबस्टेंस का सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 में, द देन द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन बिकम्स C1 upon C2 is equal to K KD. C1 upon C2 is equal to K is equal to KD. K और KD is the distribution coefficient. सॉल्वेंट C1 जो होता है ऑर्गेनिक लेयर होगा और जो सॉल्वेंट C2 जो होगा एक्वस लेयर होगा. अब यहीं से क्लियर होगा कि कैसे क्यों ये लोग डिजॉल्व नहीं हो रहे थे एक दूसरे में, क्योंकि एक ऑर्गेनिक लेयर है और दूसरा क्या है, एक्वस लेयर. ठीक है, समय डिस्ट्रीब्यूशन ला मतलब किसी भी सॉल्वेंट को दो इमिसिबल लिक्विड के बीच में बांटना, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ.
डेरिवेशन क्या है, अगर किसी भी सबस्टेंस को या फिर सॉल्यूट पार्टिकल्स को किसी दो सॉल्वेंट जो इमिसिबल है एक दूसरे से, अघुलनशील एक दूसरे के, उनमें अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और यदि उनका C1 और C2 उनका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो सबस्टेंस का उस सॉल्वेंट में, तो जो उसका इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, C1/C2 इक्वल टू KD, ठीक है, जहाँ पर K और KD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉफिशिएंट है। सॉल्वेंट C1 जो होता है क्या होगा, ऑर्गेनिक लेयर होगा, सॉल्वेंट C2 जो होगा क्या होगा, एक्वस लेयर होगा, ठीक है। अब देखो C1/C2 इक्वल टू KD क्या होगा, ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का। C1 जो होगा ऑर्गेनिक लेयर होगा, C2 जो होगा एक्वस लेयर। अब इसका लिमिटेशंस क्या है उसको हम लोग देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट इज एप्लीकेबल फॉर द कांस्टेंट टेम्परेचर, ये केवल कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये किसके लिए हो गया, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होगा, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही ये यूज किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का एप्लीकेशन क्या है, यूजेस कहाँ पर है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं जहाँ पर वेयर इट हेल्प्स इन द सेपरेशन प्यूरिफिकेशन एंड एडिशन, जहाँ पर इसका क्या यूज होता है, सेपरेट करने में, प्यूरिफाई करने में और आइडेंटिफाई करने में किसी भी कंपाउंड्स को, ठीक है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किस पे वर्क करता है, पार्टीशन लेयर पे, जिसमें एक एक्वस लेयर होता है, एक ऑर्गेनिक लेयर होता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व इन द प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स, किसमें इन्वॉल्व होता है, प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ ड्रग्स में ये क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। दूसरा का इट इज अप्लाइड इन द स्टडिंग द प्रिजर्वेटिव एक्शन, अब किसी भी सबस्टेंस का, किसी भी केमिकल सबस्टेंस का या फिर लिक्विड डोजेस फॉर्म का जो प्रिजर्वेटिव एक्शन है उसको जांचने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का या फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब जो साल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है एक्वस सॉल्यूशन में उसकी कितने डिग्री पे होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट का यूज करते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यू केमिकल एंटिटी, मतलब जो न्यू केमिकल एंटिटी है किसी भी सब्सटेंस में उसको समझने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन को समझने के लिए हम पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन निकले, ये बहुत ज्यादा पूछने वाला टॉपिक है। देखिए जितना भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें, जितना भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से आपको 7 नंबर में, 10 नंबर में या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में दिख ही जाएंगे, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड में लिक्विड का सॉल्युबिलिटी या फिर घुलनता हम देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। सो solubility of liquid in liquid requires to prepare the pharmaceutical solution, मतलब solubility जो होती है लिक्विड का लिक्विड में कहाँ पर यूज होता है इसका, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन को बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल में दिया है H2O is added to the alcohol results in the formation of hydroalcoholic solution, जैसे H2O जो क्या है एक लिक्विड है जिसको किस में मिलाते हैं, अल्कोहल में, जो भी एक जो H2O है वो लिक्विड है, अल्कोहल भी क्या है, लिक्विड है। अब दोनों मिलकर क्या बोल बन जाते हैं, टू लिक्विड फॉर्म बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशन, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, मतलब लिक्विड का लिक्विड में सोल्यूबल हो जाना, घुल जाना, उसी को क्या बोलते हैं हम, सोलबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। दूसरा एग्जांपल में क्या दिया है, नॉन पोलर, जैसे क्लोरोफार्म हो गया और C6H6 हो गया, ठीक है। सेमी पोलर में हो गया अल्कोहल, ठीक है। पोलर में हो गया वाटर, ठीक है। आयल प्लस वाटर तो क्या बनाते हैं, ये एरोमेटिक वाटर बनाते हैं। जब वोलेटाइल आयल मिलते हैं वाटर के साथ तो क्या बनाते हैं, एरोमेटिक वाटर बनाते हैं। वोलेटाइल आयल प्लस अल्कोहल मिलते हैं, क्या बनते हैं, स्प्रिट बनता है। जो स्प्रिट आता है ब्लू कलर का होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है, इसमें क्या क्या किन किन लिक्विड से बना होता है, वोलेटाइल आयल प्लस अल्कोहल से मिलकर ये बना होता है क्या, स्प्रिट। अब हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स के बारे में, ठीक है। of solubility of liquids are classified as complete miscibility, partial miscibility and immiscible liquids. solubility के बेसिस पे लिक्विड्स को बांटा गया है किन चीजों में, कंप्लीट मिसिबिलिटी मतलब जो पूरी तरह से घुल सके जिसको बोलते हैं कंप्लीट मिसिबल लिक्विड बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा क्या है, पार्शियल मिसिबिलिटी जो पार्शली घुलनशील हो जिसको बोलते हैं पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स। तीसरा जो होता है इमिसिबल लिक्विड्स जो घुलनशील नहीं होता है, ठीक है।
तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन होता है लिक्विड का, पहला है कंप्लीट मिसिबिलिटी, दूसरा है पार्शियल मिसिबिलिटी एंड तीसरा है इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंप्लीट मिसिबिलिटी। कंप्लीट मिसिबिलिटी, व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड विद ऑल प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंप्लीट मिसिबिलिटी। जब भी दो लिक्विड्स आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट मिसिबिलिटी बोलते हैं। अगर एग्जांपल्स में इसके देखते हैं हम लोग, एग्जांपल्स में क्या क्या होगा? अल्कोहल मिक्स्ड विद वाटर, मतलब अल्कोहल किससे मिक्स हो जाता है? पानी के साथ क्या बनाता है? हाइड्रो अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है? ग्लिसरीन मिक्स्ड विद अल्कोहल। अब जो ग्लिसरीन है मिक्स हो जाता है किससे? अल्कोहल से मिक्स हो जाता है। ये क्या है? कंप्लीट मिसिबल है, मतलब पूरी तरह से दोनों जो लिक्विड्स हैं आपस में घुल जाते हैं। ठीक है, now the next one is partial miscibility. Partial miscibility, when one liquid is mixed with another liquid in a small proportion is called partial miscibility. जब भी एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से स्मॉल प्रोपोर्शन में अगर मिलता है, घुलता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल मिसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में अगर हम लोग देखते हैं तो वाटर मिक्स विद बेंजीन, बेंजीन से जो वाटर होता है क्या होता है? बड़ी ही कम प्रोपोर्शन में मिक्स होता है, पूरी तरह से घुलनशील नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल मिसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स, जैसे व्हेन टू लिक्विड्स आर कंप्लीटली इमिसिबल विथ ईच अदर, जब दो लिक्विड्स क्या होते हैं? आपस में पूरी तरह से घुल नहीं पाते हैं, कभी घुलते ही नहीं है। जब भी दो लिक्विड्स आपस में घुले ही ना तो उसको क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। अगर एग्जांपल में देखते हैं, ऑयल विथ वाटर इज नॉट इमिसिबल। जैसे अगर पानी को तेल से मिलाया तो घुलता है? नहीं घुलता है। उसी को क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड्स जो आपस में घुलते नहीं है, कभी भी नहीं घुलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। जैसे अगर डायग्राम में देखो, ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल किससे मिला रहा है? H2O से, तो ये घुल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पूरे इमिसिबल लिक्विड्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इमिसिबल लिक्विड बोलेंगे। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक्स को क्लियर किया है आज। पहला है सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन के बारे में, दूसरा क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट या फिर पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने क्या किया है कवर? सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। अभी मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जिसमें आज हम लोगों ने पढ़ा है क्या? पहला सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन, दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में पढ़ा है, जिसको पार्टीशन लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं या फिर पार्टीशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड्स। अभी मैं जस्ट दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है, जिसमें हम लोग आयन चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, पोर्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर दिस टू योर friends so that he can also study and get the good marks in the semester examination. Okay, thank you so much for watching.